दुनिया के विकास के इतिहास को एजुकेशन के नजरिए से देखने के क्रम में आज हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और जर्मनी दोनों देश लगभग एक ही समय पर खंडहरों से उठे। भारत 1947 में आजाद हुआ और जर्मनी 1945 में हिटलर और युद्ध की राख से बाहर निकला। यानी दोनों देश लगभग एक ही समय पर नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। जर्मनी यूरोप का बहुत बड़ा देश था और भारत एशिया का। इतना ही नहीं, उसी दौर में दोनों ने अपने अपने देशों का विभाजन भी झेला था। लेकिन आज की तस्वीर देखिए। जर्मनी दुनिया की भरोसेमंद इंजीनियरिंग, BMW, मर्सिडीज जैसी कारें, सीमेंस जैसे मेडिकल इक्विपमेंट और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया भर में जर्मन इंजीनियरिंग का मतलब है भरोसा। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी में आगे निकलने की नहीं है। जर्मनी आज वो देश है जिसके नागरिकों के काम को अब तक 115 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। जर्मनी की पर कैपिटा इनकम 46 लाख रुपए है, जबकि भारत में पर कैपिटा इनकम केवल 2.5 लाख रुपए सालाना है। भारत में आज भी हम बुनियादी शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि कमी कहां रह गई? भारत में कमी कहां रह गई? मेरे हिसाब से भारत में कमी रह गई एजुकेशन सिस्टम में। आज जर्मनी का हर एक बच्चा अपने अपने स्कूल में AI प्रोजेक्ट बना रहा है और भारत का बच्चा अगर स्कूल में कंप्यूटर क्लास में जाता भी है तो टाइपिंग सीखता है। दूसरे विश्व युद्ध की राख में जलकर जब जर्मनी खड़ा हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब इस बर्बादी से कैसे निकला जाए। फैक्ट्रियां टूटी हुई थीं, अर्थव्यवस्था खत्म थी और आने वाली पीढ़ियां सिर्फ अंधा आदेश मानना जानती थी, तानाशाह के लिए तालियां बजाना जानती थी, क्योंकि हिटलर के दौर में यही सिखाया गया था। लेकिन यही जर्मनी के नेताओं ने 1950 के दशक की शुरुआत में ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अपने बच्चों को पुराने आज्ञा पालन करने वाले नागरिक नहीं, बल्कि नया सोचने, नया बनाने और अपने दिमाग से काम करने वाले इंसान के रूप में तैयार करना है। और इसके लिए उन्होंने 2 बड़े कदम उठाए। सबसे पहला, उन्होंने अपने स्कूलों में जो पाठ्यक्रम था उसकी साफ सफाई की। नाजी दौर में स्कूल की किताबों में, पाठ्यक्रम में, टीचर्स की ट्रेनिंग में, क्लासरूम की प्रैक्टिसेस में बहुत जहर भर दिया गया था ताकि हर बच्चे के मन में आपस में जहर भरा हो। नई सरकार ने आके, नए नेताओं ने आके जर्मनी के सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को साफ किया। बच्चों को सिखाया गया कि नेता का अंधा अनुकरण देशभक्ति नहीं होती, सवाल पूछना भी देशभक्ति होता है। तो यह था उनका पहला कदम। और दूसरा कदम था, उन्होंने जर्मनी के विकास के लिए, जॉब्स के लिए, इंडस्ट्री के विकास के लिए स्कूल में थ्योरी और प्रैक्टिकल का संगम कर दिया। यहां से जन्म हुआ दुनिया के सबसे सफल ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम का। सुबह स्कूलों में गणित और विज्ञान की क्लास चलती थी और फिर वही बच्चा दोपहर को फैक्ट्री में जाता, मशीन खोलता, गियर फिट करता, वेल्डिंग करता। थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो ये संगम था, इसी को ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम कहा गया। और इसका नतीजा हुआ, माता पिता को भरोसा हो गया कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए भी तैयार होगा। इंडस्ट्री को ट्रेंड और रेडी टू वर्क कर्मचारी मिलने लगे। यहां से बना वो जर्मन ब्रांड जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं देती थी, बल्कि इनोवेशन और इंडस्ट्री दोनों पैदा करती थी। यही वो सिस्टम था जिसने सीमेंस, BASF, BMW और मर्सिडीज जैसी जितनी जर्मन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन सबको लगातार वो इंजीनियर्स और टेक्नीशियन दिए जिनकी वजह से जर्मन ब्रांड्स दुनिया भर में भरोसे का नाम बनते चले गए। और आज जब दुनिया मेड इन जर्मनी पर भरोसा करती है तो उसके पीछे सिर्फ मशीनों का नहीं, बल्कि क्लासरूम, वर्कशॉप और वहाँ की विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप का पूरा सफ़र छिपा हुआ है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 1945 में जर्मनी हिटलर की तानाशाही से और वर्ल्ड वॉर की राख से उठ के खड़ा होना शुरू हुआ और लगभग 1960 तक आते आते वेस्ट जर्मनी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में बन चुका था, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाद। यह हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें 1960 के दौर के वेस्ट जर्मनी के स्कूल्स को देखना पड़ेगा, उनके एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि 1945 में जो देश खंडहर था, 1960 तक यहां कैसे पहुंच गया। 1960 के आसपास जर्मनी में रहने वाला 6 से
14 साल की उम्र का हर एक बच्चा स्कूल जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 10 में से 7 बच्चे यानी कि लगभग 70% बच्चे उनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच रहे थे। ऐसा नहीं है कि स्कूल गया, प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाई की और बाहर आ गया, आगे पढ़ाई नहीं की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक 70% बच्चे पहुंच रहे थे। यही वजह थी कि महज 10 साल में वेस्ट जर्मनी ने खंडहर से उठकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया। मेरे ख्याल से यहां पर 1960 के ईस्ट जर्मनी का जिक्र करना भी जरूरी होगा, क्योंकि वेस्ट जर्मनी की तरह ईस्ट जर्मनी में भी स्कूल तो यूनिवर्सल थे। पढ़ाई उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्कूल अच्छे खोल दिए थे, पॉलिटेक्निक्स वगैरह बनाए थे। लेकिन इस सब पढ़ाई के बीच भी उनका मकसद था, ईस्ट जर्मनी का मकसद था, अपने बच्चों को आज्ञाकारी सोशलिस्ट नागरिक बनाना। साइंस और टेक्निकल ट्रेनिंग वो देते थे अपने बच्चों को, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन को दबाते थे। और नतीजा, वेस्ट जर्मनी ने ग्लोबल कंपनियां खड़ी की, ईस्ट जर्मनी ने लिटरेट और डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स तो दी, लेकिन वो ग्लोबल इनोवेशन हब नहीं बन पाया। यानी दोनों देशों ने, जर्मनीज ने बच्चों को स्कूल तो भेजा, एक ने दिमाग खोलने की आजादी दी और दूसरे ने उसको बंद कर दिया। और यही फर्क था जिसने दुनिया के नक्शे पर वेस्ट जर्मनी को आर्थिक चमत्कार बना दिया। और अब जरा 1960 के भारत की एजुकेशन की तस्वीर भी देख लेते हैं। 1960 के आसपास भारत में कुल मिला के 15 करोड़ बच्चे थे। इनमें से स्कूल जा सकने वाले बच्चे थे, मतलब जिनको स्कूल में पढ़ने की सुविधाएं मिल रही थीं, वो बच्चे थे 4 करोड़। यानी कि 70% बच्चे तो हमारे बिना स्कूल के ही बाहर थे, क्योंकि उनके लिए स्कूल ही नहीं थे। जिन 30% बच्चों को स्कूल था, उनमें से भी ज्यादातर प्राइमरी की एजुकेशन के बाद एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाते थे, क्योंकि हाई स्कूल नहीं थे। प्राइमरी थे, हाई स्कूल नहीं थे। हाई स्कूल जिनके लिए थे, उनके पास में सीनियर सेकेंडरी नहीं थे। तो कुल मिला के देखें तो 15 करोड़ बच्चों में से मुश्किल से 10% बच्चों को हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई मिलती थी। बाकी के लिए तो स्कूल ही नहीं थे 1960 में। और साइंस पढ़ने का मौका तो चुनिंदा शहरों और एलिट स्कूल्स तक सीमित था। गांव के स्कूलों में न लैब होती थी, न टीचर्स होते थे। तो एक तरफ वेस्ट जर्मनी अपने बच्चों को क्लासरूम और फैक्ट्री दोनों से जोड़ रहा था, और दूसरी तरफ भारत के करोड़ों बच्चे या तो स्कूल से बाहर थे या फिर तख्ती और कलम दवात लेकर स्कूल आते थे। अब 1970 का दशक आया और वेस्ट जर्मनी ने एक नई छलांग लगाई। क्लासरूम में अब किताबें और ब्लैक बोर्ड नहीं थे। स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर टर्मिनल्स लगाए गए 1970 में। हमारे बच्चे, मैंने कहा, उस समय तख्ती, कलम और दवात लेके स्कूल जाते थे, टाट पट्टी पे स्कूल जाके बैठते थे, और वो भी टाट पट्टी भी घर से लटका के जाते थे। लेकिन जर्मनी के बच्चों के लिए जर्मनी ने अपने स्कूलों में कंप्यूटर टर्मिनल लगाने शुरू कर दिए थे 1970 में। 14-15 साल का बच्चा जर्मनी में बेसिक में कोडिंग सीख रहा था अपने स्कूलों में, और शाम को सीमेंस या फॉक्सवैगन की फैक्ट्रीज में वही लॉजिक असली मशीनों पर अप्लाई कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। उधर ईस्ट जर्मनी में भी हर एक बच्चा पॉलिटेक्निक से होकर गुजरता था। हर किताब में मार्क्स और लेनिन के कोट्स होते थे और असेंबली में पार्टी के नारे लगवाए जाते थे। इसलिए बच्चा साइंस तो सीख रहा था, लेकिन सवाल पूछने की आज़ादी ईस्ट जर्मनी में नहीं थी। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम एक तरह से 3 एजुकेशन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। वेस्ट जर्मनी, जिसने एक ओपन थिंकिंग दी एजुकेशन को, जिसने अपने बच्चों को नया सोचना, नए सवाल सीखना और लोकतांत्रिक मूल्यों की एजुकेशन दी। ईस्ट जर्मनी, जिसने साइंस की एजुकेशन तो दी, दुनिया में नया क्या हो रहा है उसकी एजुकेशन तो दी, अपने बच्चों को कंप्यूटर तो दिए, लेकिन सोच नहीं दी। और तीसरा भारत। कंप्यूटर की तो बात छोड़ दीजिए, स्कूल ही नहीं थे। मुश्किल से 10% बच्चे हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी में थे। 1970 के भारत की अगर हम तस्वीर देखें तो 1971 की जनगणना के मुताबिक 10 में से 7 बच्चे हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे, और जो पहुंचते थे उनमें से भी ज्यादातर को साइंस और लैब की सुविधा नसीब नहीं थी। भारत के गांवों में लाखों स्कूल तो ऐसे थे जहां एक ही मास्टर प्राइमरी स्कूल की 5-5 क्लास संभालता था, और करिकुलम वही लैंग्वेज और इतिहास की बहसों में उलझा हुआ, उनके झगड़ों से बनाया हुआ करिकुलम होता था। साइंस, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात थी। यानी कि 1970 तक जर्मनी अपने बच्चों को डिजिटल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा था, और भारत अब भी अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहा था। और इसके ऊपर अच्छी शिक्षा और टेक्नोलॉजी की बात करें
तो शायद देश के 1 या 2% बच्चों को ही अच्छी शिक्षा नसीब रही होगी उस समय। 1970 के बाद 1980 में वेस्ट जर्मनी ने एक और बड़ी छलांग लगाई एजुकेशन में। उसने अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पर्सनल कंप्यूटर्स पहुंचा दिए। अभी तक कंप्यूटर टर्मिनल्स थे, अब पीसीज पहुंचा दिए। एप्पल II और कॉमोडोर जैसे सिस्टम्स कक्षा में रख दिए गए। यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप्स पे काम करना शुरू कर दिया। ईस्ट जर्मनी की तस्वीर क्या थी? मैथ और साइंस तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा था बच्चों को पूरी सख्ती के साथ, वोकेशनल ट्रेनिंग भी मजबूत थी, लेकिन उनकी जो सारी प्रतिभा थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था पैदा कर रही थी। त्राबांत और वार्टबुर्ग जैसी कारें बनाई उन्होंने, लेकिन वो दुनिया की बड़ी बड़ी कारों से सालों पीछे थी, क्योंकि नॉलेज की, सोच की जो दीवार थी उसने जर्मनी को सिर्फ जर्मनी की दीवार से नहीं बांटा था, दिमागों को भी बांट दिया था। और अगर हम इसी बीच के यानी 1980 के दशक के भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हालात 1970 से कोई खास इंप्रूव नहीं हुए थे। वहाँ कुछ प्राइमरी स्कूल्स बढ़ गए थे, कुछ हाई स्कूल, कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स बढ़ गए थे, कुछ साइंस लैब्स बढ़ गई होंगी। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर शब्द जो था बच्चों ने हो सकता है सुन लिया होगा, लेकिन बच्चों के लिए कंप्यूटर क्या होता था? वो चीज़ जो उन्होंने किसी टीवी के प्रोग्राम में या किसी अखबार में फोटो में देखी हुई थी उसको वो कंप्यूटर के रूप में जानते थे। स्कूलों में कंप्यूटर का कोई परिचय नहीं था। भारत की ये कहानी थी 1980 के दशक तक की। 1990 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। वेस्ट जर्मनी के पास में हाईटेक इंडस्ट्रीज थी, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी थी। ईस्ट जर्मनी के पास में एक आउटडेटेड फैक्ट्रीज का कमज़ोर सा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो नए जर्मनी में यानी कि यूनाइटेड जर्मनी में एक मेगा एजुकेशन रिफॉर्म चला। ईस्ट जर्मनी के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को वेस्ट जर्मनी के स्टैंडर्ड्स पर खड़ा किया गया। वहाँ करिकुलम रिफॉर्म किए गए। पॉलिटिकल गुलामी की जो आइडियोलॉजी वाली किताबें थी उनको हटाया गया। करिकुलम में मैथ्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को बराबर की जगह दी गई। ह्यूमैनिटीज़ को सही जगह देना एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री और एजुकेशन को फिर से एकजुट किया गया ताकि पूरे जर्मनी का हर एक बच्चा ग्लोबल इकोनॉमी में कॉम्पीट कर सके। इधर इस दौर के भारत की कहानी अलग थी। 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोले तो थे। बहुत सारे MNCs हमारे देश में आ गए, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया हमारे देश से, IT सेक्टर हमारा चमकने लगा। लेकिन ये IT सेक्टर की चमक कुछ शहरों और चुनिंदा ग्रेजुएट्स तक सीमित रही। ज़मीन पर एजुकेशन का हाल अब भी ऑलमोस्ट वही था। 1990s में प्राइमरी स्कूल के जो ड्रॉप आउट्स थे वो 50% से ज़्यादा थे, यानी कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे उनमें से 50% प्राइमरी स्कूल से ऊपर नहीं जाते थे। हाई स्कूल में जितने बच्चे पढ़ने जाते थे उसमें से 30% हाई स्कूल से ही बाहर हो जाते थे स्कूल सिस्टम से। और कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें तो वो अब भी एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के और कुछ कॉलेजेस तक सीमित थी। और फिर आई नई सदी, 2000 का दशक। पहली बार दुनिया ने एजुकेशन सिस्टम को, अपने अपने देशों के एजुकेशन सिस्टम्स को एक ग्लोबल स्कोर बोर्ड पे मापना शुरू किया। पीसा टेस्ट शुरू हुआ। पीसा टेस्ट एक ऐसा टेस्ट था जिसमें 15 साल के बच्चों को रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हल करनी पड़ती थी। और 2000 में हुए पहले ही पीसा टेस्ट में जर्मनी के बच्चों की रैंक औसत से नीचे निकली। एक ऐसे देश के लिए जो इंजीनियरिंग और इनोवेशन का ग्लोबल लीडर था, यह खबर बिजली की तरह गिरी। मीडिया में हंगामा हुआ, पॉलिटिक्स में हंगामा हुआ, इसको नाम दिया गया पीसा शॉक। लेकिन यहां एक जबरदस्त चीज सामने आई कि जर्मनी ने इस झटके को अपमान नहीं बल्कि सुधार का टर्निंग पॉइंट बनाया। तुरंत नेशनल डिबेट शुरू हुई। पार्लियामेंट से लेकर टीचर्स यूनियन तक, मीडिया तक, सबने माना कि अगर बच्चों को 21वीं सदी की दुनिया के सामने खड़ा करना है तो एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और नतीजा, सिर्फ 10 साल में जर्मनी ने अपने नतीजों में सुधार कर लिया और आज जर्मनी पीसा रैंकिंग्स में टॉप परफॉर्मेंस में लगातार खड़ा रहता है। 2009 में भारत ने भी पहली बार पीसा में भाग लिया था। भारत 74 देशों में से 72वें स्थान पर रहा। मतलब दुनिया के लगभग हर देश के बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे से आगे थे। अब यहां भी हमारी कहानी जर्मनी जैसी हो सकती थी। हम कह सकते थे कि हाँ, यह हमारी कमजोरी है, हमको अब सुधार करना है, हम सुधारेंगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा कि ये टेस्ट हमारी संस्कृति के हिसाब से नहीं है। हमने कह दिया कि पीसा जो टेस्ट है वो हमारी संस्कृति के हिसाब से नहीं है, और हमने पीसा को छोड़ दिया। हमने आईना देखा, हमें अपना चेहरा बिगड़ा हुआ दिखा, तो हमने आईने को दीवार से उतार दिया।
दो देशों की कहानी को देखिए, एक ने अपनी कमी को अपना आईना बनाया और अपना फ्यूचर चेंज कर दिया, दूसरे ने आईने से मुंह मोड़ लिया और वहीं का वहीं ठहर गया। लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। जर्मनी ने पीसा शॉक से उबरकर 2010 के दशक तक एक नया विजन पकड़ा। उसने कहा कि फ्यूचर अब सिर्फ इंडस्ट्री 4.0 की एजुकेशन में नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर की एजुकेशन में है। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में स्टेम के साथ सस्टेनेबिलिटी को भी कोर सब्जेक्ट बनाया गया। रोबोटिक्स और कोडिंग की लैब्स के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी की भी लैब्स बनने लगी। जर्मनी में बच्चे सीखने लगे कि सोलर पैनल कैसे काम करता है, विंड टर्बाइंस की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, और उसका नतीजा क्या हुआ? आज जर्मनी सिर्फ कार, मेडिकल इक्विपमेंट और हैवी इंडस्ट्रीज में नाम नहीं है, बल्कि विंड एनर्जी और सोलर रिसर्च की बदौलत ग्रीन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का बादशाह बना हुआ है। भारत में भी 2010 का दौर एजुकेशन के लिए बहुत सुनहरा हो सकता था। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था हमारे यहाँ 2009 में। इस एक्ट ने हर एक बच्चे को स्कूल का हक दिया था। हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़ा, हमारे यहाँ स्कूल्स की संख्या बढ़ी, क्लासरूम्स की संख्या बढ़ी, लेकिन पढ़ाई का ढर्रा वही पुराना रहा, सच्चाई वही पुरानी रही। एजुकेशन की क्वालिटी नहीं बदली। हर साल आने वाली एसर की रिपोर्ट्स हमको बताती हैं कि किस तरह से क्लास 5 का बच्चा क्लास 2 की बुक्स नहीं पढ़ पा रहा, एक पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहा। क्लास 4 के 50% से ज़्यादा बच्चे क्लास 2 का बेसिक गणित सॉल्व नहीं कर पाते हैं। प्लस माइनस करना, लैब, लाइब्रेरी, टीचर ट्रेनिंग, कंप्यूटर, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। इस बीच दुनिया कोडिंग और एआई की तरफ बढ़ रही है और भारत के करोड़ों बच्चे अब भी प्लस माइनस सीखने में, राइटिंग सीखने में, रीडिंग सीखने में अटके हुए हैं। तो ये थी लगभग 1950 से शुरू होकर 7 दशकों की जर्मनी और भारत की एजुकेशन सिस्टम की कहानी। अब जरा वर्तमान को भी देख लेते हैं, यानी 2025 को। भारत और जर्मनी अपने अपने बच्चों को किस एज में क्या कैसे पढ़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों से। जर्मनी सरकार हर बच्चे को गारंटेड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देती है। उनका हर बच्चा नर्सरी या केजी में जाता है और उसके सामने सिर्फ एबीसी पढ़ने लिखने की नहीं, बल्कि कुछ नया खोजने, खेलने और कुछ नया बनाने की दुनिया नर्सरी और केजी में खुलती है। हर एक केजी क्लास में एक ट्रेंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर होता है। भारत में तस्वीर उल्टी है। सोच के देखिए कि भारत में 3 से 6 साल के आधे से ज़्यादा बच्चे अपनी पहली पढ़ाई कहाँ शुरू करते हैं? किसी मॉडर्न नर्सरी या केजी में नहीं, बल्कि एक छोटे से आंगनवाड़ी सेंटर में, जहाँ एक्टिविटी किट्स या ट्रेंड टीचर्स तो दूर, एक टूटा हुआ खिलौना भी नहीं होता बच्चों के लिए। 3 से 6 साल की उम्र के लगभग 9 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में, और इनमें से करीब 4 करोड़ बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स में होता क्या है? ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई टॉय है, ना कोई किट है, बस बच्चा दलिया खा के घर लौट आता है। प्री स्कूल के बाद अब चलते हैं स्कूल में, प्राइमरी क्लासेस में। जर्मनी में बच्चा जब पहली बार प्राइमरी स्कूल में कदम रखता है तो उसकी क्लास सिर्फ ब्लैक बोर्ड और बुक्स तक सीमित नहीं होती। यहाँ हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल लर्निंग प्लान बनता है। स्लो लर्नर के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट, फास्ट लर्नर के लिए एडवांस प्रोजेक्ट। साइंस जो है वो किताबों में पढ़ाई नहीं जाती है, एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ाई जाती है। क्लास 3 का हर एक बच्चा मैग्नेट से खेल के बिजली बनाना सीखता है। क्लास 4 का बच्चा सोलर कुकर बनाकर खाना पकाता है। आर्ट्स और म्यूजिक को भी वहाँ पे बराबर की अहमियत देते हैं। हर एक बच्चे को कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि लीडर्स का मानना है कि क्रिएटिविटी दिमाग की असली चाबी है। और सबसे बड़ा फ़र्क, जर्मनी ने प्राइमरी लेवल पर ही डिजिटल लिटरेसी और एआई अवेयरनेस को जोड़ दिया है। तीसरी और चौथी क्लास से कोडिंग की बेसिक समझ देते हैं। हर बच्चे को, अपने 5वीं क्लास तक के हर बच्चे को समझा दिया जाता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, रोबोट कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। यानी जर्मनी का हर एक बच्चा क्लास 5 तक आते आते सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि सोचना, सवाल करना और डिजिटल दुनिया की बेसिक समझ लेके आगे की क्लास में जाता है, 6ठी क्लास तक। और अब ज़रा अपने देश की तस्वीर देखिए। क्लास 5 का 50% बच्चा जब क्लास 6 में जाता है तो उसको क्लास 2 का टेक्स्ट पढ़ना ठीक से नहीं आता। 44% बच्चे बेसिक डिवीजन कर पाते हैं, यानी कि 56% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूसरी तीसरी क्लास का जोड़ घटा भी नहीं आता है।
साइंस की किताब में एक्सपेरिमेंट्स छपे होते हैं हमारी में, लेकिन लाखों स्कूलों में ना तो साइंस की किट्स हैं ना लैब हैं। सीबीएसई ने 2021 से ऑप्शनल एआई करिकुलम लॉन्च तो किया है, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ प्राइवेट स्कूल्स तक सीमित है। गांव के बच्चे के पास ना तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कीबोर्ड की पहुंच नहीं है। भारत का बच्चा क्लास 5 तक पहुंचते पहुंचते एबीसी और बेसिक के गणित में उलझा रहता है। प्राइमरी स्कूल से निकलकर अब चलते हैं दोनों देशों के हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जर्मनी में यहां से बच्चे की जिंदगी में आ जाता है ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम उससे पूछता है कि भाई तुम्हारी ताकत किस में है। 15-16 साल का जो बच्चा होता है वो हफ्ते में 3 दिन मशीन के साथ काम करता है और बाकी 3 दिन क्लासरूम में नॉर्मल अपनी बुक्स की पढ़ाई करता है। यानी क्लास 10 के बाद हर बच्चा इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका होता है। और इंडिया में क्लास 10 तक आते आते हर एक बच्चा लगभग एग्जाम मशीन बना दिया जाता है। इनोवेशन, इंडस्ट्री, एक्सपोजर, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की तो बात बहुत दूर का सपना लगती है। और 12वीं क्लास का हर एक बच्चा कोचिंग क्लास की लाइन में खड़ा होता है, एनसीईआरटी की गाइड बुक्स रट के मार्क्स के लिए संघर्ष कर रहा होता है। उसके कैरियर का फैसला उसके एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ से होना होता है। जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को, अपने यूथ को इनोवेटर बनाता है और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को एग्जाम वॉरियर बनाता है। स्कूल के बाद चलते हैं थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटीज में। जर्मनी की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। जरा सोचिए कि जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट क्या कर रहा होता है। वो अपनी यूनिवर्सिटी में किताबें नहीं पढ़ता खाली, वो लैब में नया वैक्सीन बना रहा होता है या BMW जैसी किसी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी डिजाइन का अगला मॉडल बना रहा होता है। और हमारे यहाँ अधिकतर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा क्या कर रहा होता है, वो गाइड बुक्स रट के एग्ज़ाम पास करने की तैयारी कर रहा होता है ताकि उसके पास ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन की डिग्री है वो आ जाए, ताकि वो फिर करोड़ों युवाओं की उस भीड़ में शामिल हो सके जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मतलब है डिग्री की रेस और सरकारी नौकरी की रेस में लगने की क्वालिफिकेशन। जर्मनी के एजुकेशन के इतिहास की कहानी फिलहाल यहीं खत्म करते हैं और थोड़ा भारत के भविष्य की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी एजुकेशन का यही हाल चलता रहा तो 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी अनएजुकेटेड वर्कफोर्स, इल एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी। करोड़ों नौजवान जिनके पास डिग्री तो होगी लेकिन स्किल नहीं होगा। जॉब मार्केट ऑटोमेटेड होगा। एआई और रोबोटिक्स हर एक इंडस्ट्री को बदल देंगे और भारत का युवा उस फ्यूचर में सिर्फ डिलीवरी बॉय और क्लरिकल काम के लिए लड़ रहा होगा। लेकिन यहां एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारत में सब कुछ बुरा हो रहा है या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। 1950 के दशक में हमने आईआईटी बनवाए, 1960 के दशक में हमने आईआईएम खड़े किए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे सफल प्रयोग हमारे देश में हुए हैं। और ऐसे ही प्रयोगों के दम पर भारत से पढ़े हुए साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स दुनिया भर में छाए हुए हैं जिनकी हेडलाइंस हम अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन इस हेडलाइन के पीछे एक कड़वी सच्चाई है और वो ये कि आज भी हमारे देश के 31 करोड़ बच्चों में से 1% को हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं जिनकी अचीवमेंट्स हेडलाइंस बनती हैं। 4-5% को ठीक ठाक मैनेजेबल एजुकेशन दे देते हैं जो समाज में नज़ीर बनते हैं कि देखो पढ़ लिख जाओगे तो ऐसे बनोगे। लेकिन 94-95% बच्चों को क्या मिल रहा है, कैसी एजुकेशन मिल रही है? मुझे लगता है मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास के ज़्यादातर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की हालत आप रोज़ देखते हो। खुद गैस करो, किताब है, एजुकेशन नहीं है, बिल्डिंग है, लैब नहीं है, एडमिशन है, लर्निंग नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है? और जर्मनी में और हम में फ़र्क क्या है? फ़र्क कहाँ रह गया? मुझे लगता है फ़र्क लीडरशिप के विजन का है। जर्मनी के नेताओं ने 1950-60 के दशक में एजुकेशन को नेशनल प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और हर बच्चे के लिए मिनिमम क्वालिटी का स्टैंडर्ड तय किया कि हमारे किसी भी बच्चे को इससे नीचे की एजुकेशन हम नहीं देने देंगे, कोई भी बच्चा हो, दूर दराज के गांव में भी बैठा हो। और जनता ने भी सिर्फ वही नेता चुने जिनके पास एजुकेशन से नया जर्मनी खड़ा करने का विजन था। और भारत, यहाँ हर नेता चुनाव में जाति, धर्म और व्हाट्सएप की झूठी बहस लेके आता है। और हम वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए खून पसीना बहाते हैं, लेकिन वोट देते समय उसी मेहनत और उसी सपने को भूल जाते हैं।
हम वो युवा हैं जो एसएससी से लेकर नीट तक के हर एग्जाम में पेपर लीक से दुखी है, जॉब स्कैम से परेशान है, लेकिन वोट डालते वक्त उस गुस्से को भूलकर व्हाट्सएप पे चली हुई किसी नकली बहस में बह जाता है। नतीजा, नेता समझते हैं कि एजुकेशन कोई मुद्दा ही नहीं है। जब तक हम नहीं जागेंगे, नेता कभी नहीं जागेंगे। अगर आप सचमुच अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि भारत का भविष्य एजुकेशन की बुनियाद पर खड़ा हो, तो अगली बार वोट डालते वक्त पूछिए, हर नेता से पूछिए कि आपकी शिक्षा नीति क्या है। आप अपनी शिक्षा नीति को देश के हर स्कूल, हर क्लास और सारे बच्चों तक पहुंचाओगे कैसे? आपको जहां जहां मौका मिला, आपने हर बच्चे की एजुकेशन पर अब तक काम क्यों नहीं किया? इस सवाल को वोट का मुद्दा बनाओ, क्योंकि जब जनता शिक्षा मांगेगी तो नेताओं को शिक्षा देनी पड़ेगी। आज अगर आपने ये वीडियो इग्नोर कर दिया तो कल आपका बच्चा भी 90% की उसी भीड़ में खड़ा होगा जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर आपने इसको शेयर किया, दूसरों तक पहुंचाया, तो शायद हम मिलकर, आप मिलकर वो स्पार्क जगा दें जो एक नया भारत, विजनरी भारत खड़ा करेगा।